ईरानी थी, वही राहुल गांधी रायबरेली से थे। आपको सबसे पहले ये एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ और लखनऊ शहर के लोगों से पूछूंगी आज इस तस्वीर के बारे में भी। आज किसकी जीत किसकी हार की बात कर रहे हैं तो रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं और वहां जब आज वो पहुंचे तो गो बैक राहुल के नारे लगे। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी की ये सीट उनके लिए पारिवारिक सीट है, लेकिन वहां गो बैक राहुल के नारे क्या उनके लिए चिंता बढ़ा रहे हैं। मैं आज लखनऊ की जनता से पूछूंगी, लेकिन पहले आपको ये तस्वीर दिखाती हूँ और सुनवाती हूँ कि लोग क्या कह रहे हैं। रायबरेली राहुल गांधी की सीट के लिए क्या सोचते हैं? आपको लग रहा है जीत जाएंगे रायबरेली? नहीं, मुश्किल लग रहा है उनका। दो सीटों से लड़ रहे हैं, सांसद हैं। नहीं तो लड़े कुछ भी वो अलग बात है, लेकिन उनको लोग इतना सीरियस लेते ही नहीं है। इस समय नहीं जीत पाएंगे वो लोग, वहाँ से नहीं जीत पाएंगे। राहुल तो नहीं जीत पाएंगे। क्यों, ऐसा क्यों? नहीं, उनके काम से लगता है बात, वो तो बात भी ढंग से नहीं कर पाते हैं। रायबरेली में आज राहुल गांधी गए तो वहाँ पे गो बैक राहुल के नारे लग गए। वो होना ही था ना, ऑब्वियस है ना। वो अपनी मेन सीटें छोड़ के जो लोग चले गए हैं और कौन पब्लिक उन पे विश्वास करने वाली है? आप देखिए, कुछ नहीं होने वाला है वहाँ पे। वो तो होना ही था। राहुल गांधी ने कुछ भी नहीं किया, केवल जनता को बेवकूफ बनाया है, बलगराना। बिल्कुल कुछ काम नहीं राहुल गांधी का। मोदी आए तो पूरा चमक गया है चारों तरफ। मोदी के आने के बाद अब सरकार किसी की नहीं बनेगी, ये कह रहे हैं हम। कोई काम अगर इन्होंने किया हो तो बताएं इन्होंने किया क्या है, और अगर आप इतने जनता के लिए आप करते हो तो उसी सीट पर क्यों नहीं आप दोबारा लड़ते हो? बदलाव की संभावना नहीं है। संभावना ही नहीं है। क्यों कहते हैं सर? नहीं, देखिए, इस सरकार ने सभी के लिए काम किया, हर वर्ग के लिए, हर धर्म के लिए। एक बात बताइए, क्या ये कहना सही होगा कि एक तरफ मोदी योगी की जोड़ी है, एक तरफ अखिलेश राहुल की जोड़ी है? वो कोई जोड़ी है ही नहीं है। नहीं। तो ना वो तो जोड़ी है ही नहीं है, व्यक्ति नहीं है। आपको लगता है राहुल गांधी रायबरेली जीत लेंगे? एक तरह से पारिवारिक सीट के हिसाब से वो चल रहे हैं, लेकिन अगर राष्ट्र के निर्माण और राष्ट्र से संबंधित अगर कार्यों की बात की जाए उस हिसाब से राहुल गांधी वहाँ फाइट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कहते हैं लोग यूपी जीतेंगे तभी दिल्ली के किले पर बैठ पाएंगे। 70+ यूपी में 70+, और आपको लग रहा है कि 70+ किसके है? बीजेपी। आपने वोट दे दिया है? हाँ जी, दे दिया। तो बताइए जरा, वो कह रही हैं कि भाई पर्स खिंच गया था पहले की सरकार में। तो सच कह रही है हमारी बड़ी बहन है, और जो कह रही है वो सच कह रही है। हम लोग बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये जो सेफ्टी महसूस कर रही हैं, ये आपने भी महसूस? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैडम ने कहा है 70+, हम तो 75+। योगी जी, योगी जी, योगी जी। और मैं आपको बता दूं कि वोटिंग जो आज हो चुकी है, आज मैं लखनऊ शहर में हूं। मैं सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहती हूं कि आज लखनऊ में राजनाथ सिंह की ये सीट है। 2 बार से वो चुनाव जीते हैं, यहां से तीसरी बार फिर चुनावी मैदान में है। लेकिन आज बड़े बड़े धुरंधर चुनावी मैदान में उतरे, और वहीं मुंबई में भी वोटिंग हुई, तो यहाँ अमेठी में भी और रायबरेली में भी वोटिंग हुई। एक रिपोर्ट आप देख लीजिए, उसके बाद महाभारत यहाँ लखनऊ की जनता के बीच से। ये रिपोर्टिंग। 5 राउंड का चुनाव, सीटें 400 पार। हॉट सीटों पर वार, कौन जीता किसकी हार? 5वें चरण के बाद 24 का चुनाव 80% से ज्यादा पूरा हो चुका है। यानी आज की 49 सीटों पर वोटिंग के साथ ही आंकड़ा 400 पार जा चुका है। सूरत के साथ ही अब तक 429 सीटें लॉक हो चुकी हैं। आज बड़े चेहरों की सीटों पर वोटिंग थी। इन दिग्गजों में मोदी सरकार के मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल ने भी वोट डाला, तो राहुल गांधी, लालू की बेटी रोहिणी और चिराग जैसे दिग्गजों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई। मोदी के 9 मंत्रियों समेत चुनाव मैदान में वो धुरंधर हैं जो अपनी सीटें जीतेंगे तो अपने दल को भी जिताएंगे। लेकिन सबकी नजरें उत्तर प्रदेश पर हैं, जहां बीजेपी क्लीन स्वीप का ऐलान कर रही है। सीटों के बारे में कोई प्रेडिक्ट मैं नहीं करना चाहूंगा इस समय। अब देखिए, फैसला तो जनता के हाथों में है, लेकिन हम लोगों का एनडीए का संकल्प 400+ का। मेरा सौभाग्य है कि आज गौरीगंज में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला शक्ति को समर्पित एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। ये सरकार बदलने जा रही है। जनता इस बार 140 सीटों के लिए भी इन्हें तरसा देगी। समाजवादी पार्टी मुकाबला कर रही है सीधा
दिल्ली की सरकार हटाने के लिए मंत्रिमंडल हटेगा, नया मंत्रिमंडल बनेगा। चुनाव में सियासी स्टार हैं तो मतदान करने के लिए बॉलीवुड स्टार्स भी निकले। मुंबई की सीटों पर वोटिंग के लिए धर्मेंद्र, अनिल कपूर, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, वरुण धवन समेत कई स्टार्स बूथ पर पहुंचे। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, सुभाष घई, अनुपम खेर, नाना पाटेकर, मनोज वाजपेयी जैसी शख्सियतों ने भी मताधिकार का इस्तेमाल किया। मैंने वोट किया और उसी हिसाब से पूरा भारत वोट करे जो उनके दिमाग में सही लगे। मुझे लगता है इस वक्त बहुत ज्यादा निकलेंगे। आज सुबह देखिए, सुबह के 7 बजे मैं यहाँ पहुँच गया था। सुबह 7 बजे पोलिंग बूथ खुल गया था। करीबन 500-600 लोग अंदर मैंने खुद देखे हैं। हम सबको ये जो पर्व हम मनाते हैं डेमोक्रेसी का, उसको मनाने का मौका मिला है। और जहां हमारे अधिकार भी हैं वहां हमारे कर्तव्य भी हैं, मगर आज का जो ये तिलक है वो इस तिलक से बड़ा होता है, क्योंकि आज डेमोक्रेसी, आज प्रजातंत्र का महोत्सव है। वोटिंग का उत्साह खूब दिखा। मैदान में भले चेहरे हों, लेकिन उत्तर प्रदेश में लड़ाई योगी बनाम राहुल अखिलेश की है। मोदी योगी का काम बोल रहा है, तभी तो योगी कह रहे हैं चाहे जितना जोर लगा दो, आएंगे तो मोदी ही। पहली बार हो रहा है कि पहले अभी पांचवा चरण का है, 2 चरण इसके बाद भी है, लेकिन देश निश्चिंत है कि 4 जून को जब परिणाम आएगा तो जो जनता कहती है ना कि चाहे जितना जोर लगा लो, आएंगे तो मोदी ही और जीतेंगे तो। तो आपने सुना योगी आदित्यनाथ को जो कह रहे थे कि कुछ कितना भी जोर लगा लो, आएंगे तो मोदी ही। मैं एक बार आपको बताना चाहती हूँ, एक बार फिर से पुनः दोहराना चाहती हूँ कि आज की वोटिंग के बाद, 5वें चरण की वोटिंग के बाद 400 से ज्यादा सीटों पर वोटिंग हो गई है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि 400 हुई है पार, किसकी जीत है और किसकी हार। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी जुड़ रहे हैं। स्टूडियो में प्रोफेसर कपिल कुमार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और दुष्यंत नागर जी कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले यहाँ पर लखनऊ की जनता से पूछना चाहती हूँ, क्योंकि बड़ी हाई प्रोफाइल सीट्स पर आज वोटिंग हुई है, तो मुझे जरा जल्दी से बताइए कि मैंने बहुत से लोगों से पूछा, मैं एक एक करके आप लोगों से जल्दी से पूछ लेती हूँ। लखनऊ में राजनाथ सिंह आ रहे हैं वापस? लखनऊ में राजनाथ सिंह जी की ऐतिहासिक विजय होने जा रही है, और उसके बाद आज हमने अमेठी में भी मतदान किया है। अच्छा, आप अमेठी गए थे? अमेठी गए थे, अमेठी मतदान किया, पूरे दिन रहे। वहां से 4 बजे आए। वहां स्मृति ईरानी बहुत ज्यादा वोटों से जीत रही है। वहां का जनता का जो रुझान है इस बार भाजपा के साथ अगले राहुल नहीं लड़ रहे हैं इसलिए जीत रही हूँ। मैं लखनऊ का वोटर हूँ, मगर राहुल लड़े या प्रियंका लड़ती, चाहे सोनिया जी लड़ती, वो कोई परिवार का कोई भी लड़ता वो हारता स्मृति ईरानी जी से। स्मृति ईरानी जी ने ऐसा कोई महीना नहीं गया जिस महीने वो अमेठी नहीं आई, इसलिए वो हमेशा जीतेंगी। अच्छा, वो कह रहे हैं कि वो ऐसा कोई समय नहीं था कि वो अमेठी नहीं आई है, इसीलिए ये जीत होगी। मुझे जरा बताइए कि ये क्या अहम बात है अमेठी वासियों के लिए कि स्मृति ईरानी वहाँ की ही वोटर अब हो गई है, वहीं रहती? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक छोटा छोटा कार्यकर्ता हमेशा जनता की सेवा करना उसका ध्येय रहता है, इसलिए माननीय स्मृति ईरानी जी हमेशा जनता के बीच में रही है, उनकी सेवा कार्यकर्ता है। जी, मैं कार्यकर्ता हूँ, हमेशा उन्हीं के बीच में रही हुई है और उनकी सेवा की है। यही कारण है कि पिछली बार भी अमेठी की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया और इस बार भी आशीर्वाद देगी। अच्छा, तेजस्वी यादव ने आज कहा है कि 5 चरण के बाद हम 300 पार हैं। आपको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन 300? ऐसा नहीं होगा, बीजेपी आएगी। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? फुल है, मेरे यहाँ पूरा मोड बना हुआ है। मेरा 13 को वोटिंग हुई थी, 13 तारीख को। बीजेपी का ही मोड था। बीजेपी तो आपका वोट है, लेकिन बाकी लोग? मेरा जितनी भी जनता हुई थी मोस्टली जो हुई थी वो बीजेपी को ही वोट दी थी। अच्छा, तो आपको लग रहा है, अच्छा बताइए जरा, 300 पार वाली बात जो कह रहे हैं तेजस्वी यादव, हम 300 पार हो गए हैं? बिल्कुल सत्य है। सत्य है? बिल्कुल सत्य। तो आपको लग रहा है आ गई उनकी सीटें? क्यों, उसका कारण है? देखिए, अब सभी हैं, क्योंकि सब मिलकर वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए जीते। भाई वो कह रहे हैं कि सब मिलकर चुनाव वहाँ लड़ रहे हैं, तो वो एक बड़ी शक्ति है इस बार। ये कैसा विश्लेषण कर रहे हैं, जो खुद बिहार से बाहर नहीं निकले वो 300 पार की बात कर रहे हैं। ये 300 पार हार की बात कर रहे हैं। उनकी 300 पार हार की सीटें पहुंच चुकी हैं। हार है, यहाँ 400 पार, यहाँ 400 पार है, वहाँ 300 हार है, वो कह रहे हैं। सर आप बताइए, आपको क्या लगता है? इस देश की जनता ये कह रही है, इस बार एक बार फिर मोदी सरकार। अच्छा, 400 के पार हैं। अच्छा, देश को जिसने राशन दिया, देश को जिसने टॉयलेट, आवास, आयुष्मान कार्ड, गरीबी कल्याण से बाहर निकाला, अब वो ये जनता कह रही है एक बार फिर मोदी सरकार।
नहीं, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई जो आरक्षण को लेकर बात हो रही है, आप तो खुद एक मुसलमान वोटर है, तो मुसलमान वोटर जो है वो नहीं देगा वोट। क्यों नहीं देगा? आप बताइए। मुसलमान तो ये कह रहा है ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। अरे वाह भाई ये सुन लीजिए, ना दूरी है ना खाई है, मुसलमान हमारा भाई है, वो ये कह रहे हैं। तो इसके साथ अच्छा आप आइए, वो ये कह रहे हैं कि 300 पार, उन्होंने कहा मोदी आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 300 तो इंडिया आ गया। बिल्कुल आएंगे। कौन आएगा? मोदी सरकार। तो भैया आपसे सहमत नहीं है ये वाले भैया? सहमत नहीं हो? वो कह रहे हैं 300 इंडिया आएगा। बिल्कुल आएंगे हमारे। इनके लिए भी सरप्राइज है, कह रहे तुम सहमत नहीं हो। तो चलिए ये वो कह रहे तुम सहमत नहीं हो। अच्छा मैं एक बार भाटी जी के पास पहले जा रही हूँ, आपके पास आ रही हूँ। भाटी जी एक बार आपके पास आ रही हूँ। आपने यहाँ सुन लिया, एक भैया कह रहे हैं 300 पार हो गया इंडिया, दूसरे खुद ही हैरान है कि इन्होंने ऐसा कह दिया। वो कह रहे हैं कि मोदी ही आने वाले हैं। ये 5 चरण के वोटिंग के बाद इंडिया कहाँ खड़ा है भाटी जी? अपनी अपनी राय है और देश के नागरिक को अपनी राय रखने का अधिकार है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। जो भाई बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं उनका भी धन्यवाद, और जो इंडिया गठबंधन का समर्थन कर रहे हैं उनका भी धन्यवाद। लेकिन चुनाव में, इस चुनाव की असली परिस्थिति ये है कि अब जनता ने मुद्दों को समझ लिया है। जनता ने इस वर्तमान शासन की नाकामियों को ठीक से समझ लिया है, इनके पाखंड को समझ लिया कि ये दिखावा कुछ करते हैं, असलियत में कुछ करते हैं, भाषण कुछ देते हैं, इनके दिल में कुछ है, जुबान पर कुछ होता है। ये अब जो इस सरकार में 10 साल की माननीय मोदी जी की सरकार में देश के गरीब और गरीब होते गए हैं, अमीर और अमीर होते गए हैं, अमीरों के कर्जे लगातार माफ किए गए हैं, किसानों को MSP की मांग करने पे भी गोलियां मारी गई हैं, लाठियां मारी गई हैं, सड़कों में कीलें ठोकी गई हैं, परीक्षाओं के पर्चे आउट हुए हैं, नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है, फौज की नौकरी जो सबसे सम्मानित और सुरक्षित नौकरी मानी जाती थी उसे भी 4 साल के अग्निवीर में परिवर्तित कर दिया, पुरानी पेंशन खत्म कर दी। ये सारी चीजें देश समझ रहा है, देश का मतदाता समझ रहा है, और हमारे नेताओं ने, हमारी पार्टियों ने, हमारे गठबंधन ने लगातार ये बात कही है कि हम आएंगे सरकार में तो फौज की स्थायी भर्ती करेंगे, बेरोजगार नौजवानों को जो रोजगार देंगे, रोजगार जब तक नहीं मिलेगा तब तक भत्ता देंगे, रोजगार के हर पढ़े लिखे नौजवान को रोजगार की गारंटी देंगे, किसानों को MSP की गारंटी देंगे। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अखिलेश जी ने कहा 79 आ रही है, 80 में से। मैं एक बार प्रेम शुक्ला जी का रिएक्शन ले लेती हूँ उस पर, क्योंकि यहाँ जनता का रिएक्शन उस पर लूंगी उसके बाद। प्रेम शुक्ला जी जरा बता दीजिए, हमेशा कहा जाता है यूपी के रास्ते ही दिल्ली का सिंहासन, तो यहाँ तो 79 अगर उनकी आ गई 5 चरणों के बाद, तो आप लोग कहाँ खड़े हैं भाई? ठीक है, प्रेम शुक्ला जी को मेरी आवाज नहीं आ रही, मैं एक बार वापस आती हूँ। आपको लगता है 79 सीटें आ रही? देखिए, हाकिम वक्त उतर आया अदाकारी पर, लोग मजबूर हैं जालिम की वफादारी पर, और कल जिस जुर्म के लिए सर काट दिए जाते थे आज एजाज दिया जाता है गद्दारी पर। जिस तरीके से देश के हालात मोदी जी ने 2014 से बना दिए, बताइए बेरोजगारी की समस्या है कि नहीं? बताइए जिस तरीके से भ्रष्टाचारी, टॉप 21 भ्रष्टाचारी आज भारतीय जनता पार्टी में जोड़ने में मजबूर हो गए। उत्तर प्रदेश हम लोग जिस तादाद में जीतने जा रहे हैं, ये गठबंधन, इंडिया गठबंधन, हम जीतने जा रहे हैं मतलब पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, बिल्कुल, यानी जनता, ये जनता लड़ रही है। नहीं, मैं सबसे पूछ रही हूँ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम लोग गठबंधन के साथ हैं, और जरूरी ये है कि आज नौजवान गठबंधन का साथ दे। तो यहाँ बहुत सारे नौजवान हैं, वो कह रहे हैं बहुत सारे नौजवानों को जरूरी है। आप बोलना चाह रहे हैं? हाँ, देखिए, अभी जैसे भाई साहब ने बोला, अखिलेश यादव जी, बेरोजगारी बहुत है, यहाँ महंगाई बहुत है। इनको शायद पता लगा 2014 के बाद ही महंगाई बढ़ी, इससे पहले IAS PCS होते थे। आप इनको कुछ पता नहीं, इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ, जो जलता है उसे जलने लूंगी, जलजला नहीं रुकने देंगे, वो देश नहीं झुकने देगा, हम उसे नहीं झुकने देंगे। अब की बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार, पत्थर पीस के मैदा नहीं हुआ, पत्थर पीस के मैदा नहीं हुआ, मोदी जी को हराने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। अच्छा, मैं आ रही हूँ, एक बार आ रही हूँ। चलो, अच्छी बात है, ये सब आप लोग सब बात कर रहे हैं और मुस्कुरा कर रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। गठबंधन वाले बोल रहे हैं कि हम बेरोजगार हुए, ये बेरोजगारी भत्ता देते हैं, हम लोग बेरोजगारी दूर करने में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी दूर पे काम कर रही है, क्योंकि यहाँ पे जो भी नौकरियां मिली यूथ को ईमानदारी से मिली। पहले क्या होता था, समाजवादी पार्टी की सरकार में यहाँ पर अटैची भर के जिनके पास पैसा होता था उनको नौकरी मिलती थी, लेकिन आज जो भी नौकरी मिली है ईमानदारी से मिली है। अगर कहीं भी पेपर लीक का मामला भी अगर आया है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी हो रही है, ये लगातार होती
होती रहेगी, क्योंकि यूथ का आज सबसे ज्यादा यूथ मोदी जी के साथ में है। अच्छा, प्रेम शुक्ला जी जुड़ जाएंगे तो जरा मुझे बताइएगा। चेतन, मैं वापस जरा लोगों के पास आ रही हूँ। उन्होंने कहा कि यूथ को बोलना पड़ेगा। अब मैं इसीलिए आप लोगों के पास आऊंगी एक बार। यूथ को बोलना होगा। सर, आप आगे आ जाइए। अब पहले तो सरप्राइज फैक्टर था, आपके भैया ने क्या बोल दिया, आप खुद हैरान रह गए कि तुम ऐसा बोले हो। अब ये बताइए, आपको क्या लग रहा है, उनकी बात से सहमत है या इन भाई साहब की बात? अच्छा, आप पहले बोल दिए। बेरोजगारी तो चल रही है इस समय, तो हमने तो वोट कांग्रेस को दिया है। अच्छा, हाँ। अच्छा, देखिए अच्छी बात ये है, बेरोजगारी चल रही है, वो कह रहे हैं कांग्रेस को वोट दी। दुष्यंत जी देख लीजिए, वो कांग्रेस के वोटर निकल आए हैं बीच में से। और मैं इसलिए पूछ रही हूँ, नहीं चलिए, मैं एक बार इसलिए पूछ रही हूँ, गठबंधन को वोट दिया उन्होंने, वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी है। अब राहुल गांधी रायबरेली में आज पहुंचे तो उनके लिए गो बैक के नारे लग गए। अब यहाँ वोटर है उनके, ये मैं नहीं कह रही, यहाँ पे एक व्यक्ति आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने वोट दिया। लेकिन ये जो राहुल गांधी रायबरेली में गए हैं, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट उनकी सीट को लेकर है। वो आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। मैं अपने मेहमान के पास जाऊं, दुष्यंत नागर जी स्टूडियो में, उससे पहले आप बोले। राहुल जी बूथ पे इसलिए दौड़ रहे हैं क्योंकि वो हार रहे हैं। अच्छा। बूथ पे तो वही व्यक्ति दौड़ता है जब वो चुनाव हार रहे हैं, नहीं तो कहीं प्रचार कर रहे होते। अभी तक कोई भी, मोदी जी, अमित शाह जी जिस दिन वोटिंग किए, वोटिंग कर करके वो वहां से निकल गए, दूसरी जगह रैली करने लगे। कोई भी इतना बड़ा नेता तभी जाता है बूथ पर जब वो चुनाव हार रहे हैं। राहुल जी 100% चुनाव हारेंगे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव हारेंगे, लगभग 1 लाख वोटों से कन्नौज से हारेंगे। अरे बाप रे, 1 लाख नेट वोटों से अखिलेश यादव जी चुनाव हारेंगे। अच्छा, वो 79 प्रेम शुक्ला जी एक सीट भी नहीं जीतने वाले हैं। अच्छा, यहाँ देखिए प्रेम शुक्ला जी, आप यहाँ पर जो लोगों की भावनाएं सुन रहे होंगे। एक व्यक्ति आए हैं, वो कांग्रेस के वोटर हैं, ये कह रहे हैं कि सपा अध्यक्ष भी अपनी सीट हारेंगे, वो तो ये कह रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, पार्टी का आकलन क्या है? 5 चरण के बाद कहाँ खड़े हैं? देखिए, जैसे आदरणीय अमित शाह जी ने चौथे चरण के बाद ही बताया था कि भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत चौथे चरण में ही प्राप्त करने की स्थिति बना ली थी। अब 5वें चरण के बाद हम जो हैं 325 सीटों को पार करने की स्थिति में आ गए हैं। एनडीए जो है वो 400 सीटों की ओर लगातार बढ़ रहा है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हैट्रिक तो होगी, शानदार हैट्रिक होगी। भारत के लोकतांत्रिक चुनावी इतिहास में अभूतपूर्व परिणाम आएगा। ये कभी नहीं हुआ कि पंडित नेहरू 1952, 57, 62 का चुनाव जीते थे, लेकिन 52 की तुलना में 57 में कम, 57 की तुलना में 62 में कम। लेकिन इनका जो है मोदी जी का 14 की तुलना में 19 में बेहतर, 19 की तुलना में 24 में बेहतर परिणाम। ये भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, जहाँ कभी एंटी इनकम्बेंसी जो है वो हर चुनावी विशेषज्ञ जो है ये सूत्र मानता था चुनाव का, आज प्रो इनकम्बेंसी जो है वो चुनाव का सूत्र है। ऐसा हमने गुजरात में होते देखा है, ऐसा हमने मध्य प्रदेश में होते देखा है, हमने ऐसा उत्तर प्रदेश में होते देखा है। हम विविध राज्यों में जहां भी भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2002 के बाद लगातार चुनाव जीतते रहे। जिस चुनाव का उन्होंने नेतृत्व किया, 2002 में गुजरात के चुनाव का नेतृत्व किया, जीते 7, जीते 12, जीते 14 में वो केंद्र में 14 जीते, 19 जीते और 24 भी जो है वो रिकॉर्ड बहुमत से जीतेंगे। और स्थिति ऐसी होगी कि वंशवाद के तमाम चिराग जो हैं, जो भ्रष्टाचार के, वंशवाद के, आतंकवादियों को समर्थन करने के, आतंकवादियों को समर्थन करने तक का तुष्टीकरण करने के जो प्रतिनिधि हैं, जो महिलाओं पर अत्याचार करने वालों के समर्थक हैं, ऐसे सारे लोगों की दारुण पराजय। जैसा आपका एक दर्शक भी बता रहे थे कि कन्नौज से श्रीमान अखिलेश यादव की हार सुनिश्चित है, ये अखिलेश यादव फील कर रहे हैं। और इसी तरह से रायबरेली से जो है और वायनाड, दोनों सीटों से श्रीमान राहुल गांधी का हारना तय हो गया है। वायनाड की हार को देखते हुए भागकर रायबरेली आए, अब रायबरेली से भागकर कहां जाएंगे? अब तो बस जो है वो नानी के घर ही शेष रह जाएगा। अब मैं प्रेम शुक्ला जी, मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ। आपने कहा प्रेम शुक्ला जी हैं और वो कह रहे हैं कि सारे जो प्रो एंटी इनकम्बेंसी एक होती थी कि भाई दोस्त सरकार आ रही है तो फिर दूसरी बार जनता उन्हें रिपीट नहीं करती है, तो एक गुस्सा होता है सरकार के खिलाफ। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ प्रो इनकम्बेंसी है, मतलब उस सरकार को लाने की कोशिश कर रही जनता। ऐसा है क्या? जी ऐसा है, तभी अखिलेश जी कन्नौज से चुनाव हारने जा रहे हैं और राहुल बाबा जो है रायबरेली से हारने जा रहे हैं। उन लोग के चेहरे देखिए
किस प्रकार से उनके चेहरे की हवाई उड़ी हुई है कि आज वो गो बैक के नारे लग रहे हैं और प्लस वो लोगों को डांट रहे हैं। आज वो जो है चुनाव अधिकारी के पास शिकायत करने गए थे। इतने वर्षों में कभी आपने सुना कि जो है राहुल गांधी या गांधी परिवार कभी हार या तोहमत इस तरह लगाकर गया हो चुनाव अधिकारी के पास? वो अपने आप को राजा समझता था। नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि जो काम नहीं कर रहे हैं ढंग से वो सुधर जाइए, वरना हमारी सरकार आएगी तो हम बताएंगे। ये राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं। वो मैम सबसे बड़ी चीज ये है कि इनको ये नहीं पता कि 80 लाख लोग पेपर लीक से प्रभावित हुए हैं। 80 लाख इंटू 3 यानी 2 करोड़ 40 लाख वोट। आप किसानों की शहादत, 750 किसानों की शहादत आप भूल जाएंगे। और जिस तरीके से भ्रष्टाचार यहाँ पर आपने 21 टॉप भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लिया। आज आप बताइए, जिसको कहते थे आज चक्की पीसिंग, आज वो महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम कैसे बन गया, है ना? उसमें ये जो जवाब दे रहे हैं, मैं एक बार आपसे, हाँ मैम आप बोलिए। देखिए, जो ये भ्रष्टाचार के बारे में बात कर रहे हैं, इसी उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भ्रष्टाचार नहीं था। परीक्षा केंद्रों पर क्या होता था, धांधली होती थी, पैसे जमा किए जाते थे और बच्चों को नकल दी जाती थी। आज के समय में ट्रांसपेरेंसी से एग्जामिनेशन होते हैं, ट्रांसपेरेंसी से लोगों को रोजगार मिलता है, तो भ्रष्टाचार का समय चला गया। इसलिए आप भी उस फेज से बाहर आ जाइए। हाँ, वो एक और आपके पास आ रही हूँ सर, बताइए। आप बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में परीक्षा केंद्रों पर एग्जाम देने जाते थे बच्चे। ऐसे बच्चों को जिनके फुल मार्क्स आने के बाद बाहर कर दिया जाता था, उनको ये कहा जाता था कि उनके आंसर शीट में फ्लूट लगा हुआ होता था। तब हम लोगों ने प्रश्न उठाया था कि अगर सेंटर पर फ्लूट जा रहा तो किसके आदेश से जा रहा है? यानी कहीं ना कहीं पार्शियलिटी होती थी, रोल नंबर पहले तय हो जाता है किनको पास करना है। 3-4 जिलों के अलावा में जेल गए थे। सपा सरकार में अनिल यादव जी यूपीएससी के चेयरमैन भ्रष्टाचार में जेल गए थे। ये बात करते हैं आजम खान भ्रष्टाचार के मामले में जेल हैं। वही आजम खान जब इनकी सरकार, वो कह रहे सारे भ्रष्टाचार, सुनिए, जब इनकी सरकार होती थी आजम खान यही उत्तर प्रदेश पुलिस उनकी भैंस ढूंढने का काम करती थी। आज उत्तर प्रदेश की पुलिस अपराधियों को ढूंढकर, आप भ्रष्टाचारी की बात कर रहे हैं, वहाँ भैंस ढूंढ रहे थे आप लोग, आप भी जानती तब सरकार काम नहीं कर रही थी। 69,000 शिक्षक भर्ती में 640 दिन से आंदोलन हुआ। योगी आदित्यनाथ ने मान लिया कि आरक्षण घोटाला हुआ, लेकिन तत्कालीन जो बेसिक शिक्षा मंत्री थे उनको जेल नहीं भेजा, अधिकारियों को जेल नहीं भेजा। आज तक लड़के सड़क पे टहल रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की जब बात होती है ना, तो यहाँ मंदिर, मस्जिद और ये हिंदू मुसलमान इसकी बात होती है। पेपर लीक में तो एक्शन हुआ, पेपर लीक में एक्शन नहीं हुआ क्या? पेपर लीक में देखिए 500 साल के बाद कितने लोगों को वहाँ पे अपनी जान देने के बाद, कितने लोगों की, लाखों लोगों ने जान दिया। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद यदि मंदिर बना है तो इन लोगों को अगर दर्द होता है तो ये अपने अंदर झांके। अच्छा ठीक है, अरे सुनिए एक बार मैं जरा, अच्छा सुनिए एक मिनट, मैं एक बार दुष्यंत जी आपके पास आ रही हूँ, जरा बता दीजिए सर, ऐसे मैं डिबेट नहीं कर रहा हूँ, एक मिनट दुष्यंत जी मैं आपके पास आ रही हूँ, जरा बताइए। राहुल की भी चर्चा हो रही है, राहुल जी की भी, आपने सुना यहाँ पर क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि कहीं दोनों ही सीटें ना हार जाए। क्या ऐसी नौबत आ सकती है? अगर एक जीते तो शायद उनके लिए ही एक रास्ता निकल आएगा कि भाई वायनाड अगर हार जाते हैं, रायबरेली जीत जाते हैं, तो कम से कम कोई ये नहीं कहेगा कि यहाँ छोड़कर चले गए। देखिए 2 लाख से अधिक मतों से अमेठी जीत रहा है इंडिया गठबंधन, 3 लाख से कन्नौज और 4 लाख से अधिक मतों से रायबरेली जीतने जा रहा है। आज की 14 सीटों में से 11 के आसपास सीटें इंडिया गठबंधन की विजय आज हो रही है। और जो इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, पिछले महीने बेरोजगारी के आंकड़े आए हैं, 27 लाख लोग अप्रैल में अपनी नौकरी गंवा चुके। बेरोजगारी का जो प्रतिशत है वो 8.7 है। महंगाई का अगर खाने पीने की चीज़ों पे महंगाई देखेंगे तो बढ़ के 23% हो गई है। और बताना चाहता हूँ किसानों की रायबरेली वायनाड पे बात करिए, आज रायबरेली पे बात कर रहे हैं। रायबरेली क्या इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती राहुल गांधी के लिए है? मैं आपसे पूछ रही हूँ। लड़ाई नहीं है, डिबेट को मुद्दे पे रखिए ना, मुद्दे पे बात करते हैं। एक तरफा चुनाव श्री राहुल गांधी जीत रहे हैं, रायबरेली ने देश का अगला प्रधानमंत्री चुन दिया है। प्रोफेसर साहब से पूछ लूं, नहीं होता है। प्रोफेसर साहब क्या दुष्यंत जी सही कह रहे हैं? वो कह रहे हैं एक तरफा है, कोई लड़ाई नहीं है। ये तो 2019 में वो अमेठी के लिए भी कह रहे थे कि यहाँ कोई मुकाबला नहीं है। मैं एक बात 14 में हारी है, फिर हारेंगी स्मृति ईरानी। मैं रायबरेली को लेकर एक बात कहूंगा। फिरोज गांधी के जमाने से, इंदिरा गांधी के जमाने से और सोनिया गांधी के जमाने से रायबरेली इंतजार कर रही है कि उसका विकास हो। रायबरेली के लोग जो हैं, पिछले 10 साल के अंदर वाराणसी में क्या हुआ है उसको जाके देख लें।
और उन 50 सालों को मिला लें जिनमें कांग्रेस के प्रधानमंत्री और कांग्रेस के अध्यक्ष जो है रायबरेली से जो है वो उसका प्रतिनिधित्व करते थे, तो उन्हें पता चल जाएगा कि विकास नाम की क्या चीज होती है। दूसरी बात मैं यहाँ पे और कहना चाहूंगा कि आज जनता जो है मेरे कहने पे या दुष्यंत जी के कहने पे या किसी और के कहने पे कि 400 पार या किसी के कहने पे 300 पार, उस पे वोट नहीं दे रही है। आज का युवा बहुत अच्छी तरह समझ चुका है कि उसका भविष्य और देश के विकास का भविष्य जुड़ा हुआ है, और उसको देख के वो तय कर रहा है कि कौन सा नेता है केंद्र के अंदर जो मेरे देश को नेतृत्व दे सकता है। और उसको देखते हुए मोदी जी के सामने इनमें से और कोई नेतृत्व देने वाला नेता जो है युवा को सामने नहीं दिखाई देता। तो बहुत से मैं लोगों को ऐसे जानता हूं जो बीजेपी के समर्थक नहीं है, जो संघ के समर्थक तो नहीं आपने है, जो लेकिन उनका ये कहना है कि देश हित को देखते हुए हम वोट मोदी के नाम पे बीजेपी को डालेंगे। जी मैं ये पूछना, अब मैं आपकी बात पर यहाँ जनता से पूछ रही हूँ। हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर कपिल कुमार, वो ये कह रहे हैं कि आप एक तरफ बनारस का विकास देखिए 10 साल में और उसके बाद अमेठी का देखिए और फिर आपके पास जवाब होगा। क्या मुद्दे पर रहूंगी, क्या ये सही है? आज हमने अमेठी में मतदान किया। आज बताइए अमेठी 5 साल बाद कितनी बदली है। आज वहाँ कलेक्ट्रेट ऑफिस नहीं था, आज बड़ा कलेक्ट्रेट ऑफिस बनने जा रहा है। 5 साल में ही हुआ है। 5 साल में हुआ इधर, जब से स्मृति ईरानी जी ने वहाँ अमेठी में कमाल संभाला है। वो अपने आप को अमेठी का एक सदस्य मान रही है। वहाँ पे उन्होंने घर बना लिया, वहाँ के आधार बना लिया, वहाँ के वोटर हो गए हैं। इसलिए हम बताना चाहते हैं अमेठी में आज हम वोट डालने गए थे, जो उत्साह था जनता का वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के प्रति, जिस प्रकार 2019 में अमेठी से राहुल गांधी को खदेड़ा, उसी रायबरेली। एक बार जरा बताइए, वो जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि बनारस का विकास देखिए और फिर उसके बाद अमेठी का देखिए, क्या ये तुलना होती है लोगों के जहन में? बिल्कुल होती है। देखिए विकास हुआ 10 वर्षों में, जिस तरह से कानून व्यवस्था कायम हुई, जिस तरह से गरीब कल्याण के तहत लोग बाहर हुए, इन सब मुद्दों पे चुनाव होता है। और मैं फिर वही बात कहता हूँ कि एक बार फिर मोदी सरकार, यहाँ की जनता यही कह रही है। और जो कह रहे हैं कि नहीं, वो क्या मत रखते हैं? आपने बोला रायबरेली और कन्नौज ये सारी चीजें तो वन साइडेड हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ स्मृति वन साइडेड मतलब रायबरेली राहुल जीत रहे हैं और कन्नौज अखिलेश। वन साइडेड, कोई मतलब कंपैरिजन नहीं। अच्छा एक मिनट बोलने दीजिए। देखिए जब 400 का सिलेंडर था तो स्मृति ईरानी सड़क पे बैठी थी, अभी प्रज्वल और आज 1100 का है, स्मृति ईरानी चुप। दूसरी बात एक झूठ बोल रहे हैं, आऊंगी पूरा कर ले। और दूसरी चीज, प्रज्वल रेवन्ना का अभी केस आया, जो महिलाओं के उसकी हक की बात करती थी, प्रज्वल रेवन्ना हिंदुस्तान में सबसे बड़ा रेपिस्ट साबित हुआ। आप सोचिए 10 साल की बच्ची से लेकर 70 साल की महिला तक रेप और यौन उत्पीड़न। स्वाति मालीवाल की एक साजिश है, वीडियो देखा आपने? देखिए ये तो गलत बात है। नहीं, प्रज्वल रेवन्ना पे बोल रहे हैं स्वाति मालीवाल साजिश। मालीवाल जो एक राज्यसभा सांसद, एक सामान्य महिला नहीं स्वाति मालीवाल, एक राज्यसभा सांसद एक मुख्यमंत्री के आवास पे, कितनी बड़ी बात, मुख्यमंत्री के आवास पर एक राज्यसभा सांसद महिला सुरक्षित नहीं है, तो वो कहाँ सुरक्षित, इन लोग के राज्य में कहाँ सुरक्षित रखेंगे? और ये महंगाई की बात कर रहे हैं, इन्हीं की सरकार में आपको बता दें राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे तो वहाँ से 1 रुपया चलता था और आते थे 15 पैसा हो जाता था। तो चोर कौन था? इनके ही प्रधानमंत्री बताते थे। अच्छा मैं एक बार सुनिए हाँ। और आते 15 पैसे। मैं एक बार मैं जरा भाटी जी के पास जा रही हूँ, प्रेम शुक्ला जी और भाटी जी। हाँ ठीक है सर, मैं भाटी जी आप यहाँ पे बात सुन रहे हैं, मैं आपसे सिर्फ ये पूछूंगी वो 80 में से 79 क्यों, 1 क्यों छोड़ दी? 80 के 80 सीट जीत रहे हैं आप लोग। भारतीय जनता पार्टी 80 के 80 नहीं, जीत रही है। असल में लोकतंत्र में विपक्ष का सम्मान भी करना चाहिए। जो विपक्ष के बड़े नेता हैं 2014 में भी जीते थे, उनकी कोशिश होनी चाहिए कि अब देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री को हम चाहते हैं कि वो आ जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बाकी जो जनता का माहौल दिखाई दे रहा है और जिस तरह से आपने कल फूलपुर में, इलाहाबाद में, आज बुंदेलखंड में रैली थी, जगह जगह अखिलेश यादव जी की, राहुल गांधी जी की रैलियों में जो जन सैलाब उमड़ रहा है, स्वतः स्फूर्त जनता आ रही है, किराए की जनता नहीं है, गाड़ियों में लाद के नहीं लाई गई है, शराब का और पूरी का सब्जी का लालच देकर नहीं लाई गई है। उसके चेहरे दिखाई देते हैं, उसके नारे, उसका जोश, जिस तरह जनता अपने नेताओं के समर्थन में खड़ी हो रही है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की रैलियां हो रही हैं तो उनमें सरकारी कर्मचारियों को बैठा दिया जाता है, आंगनबाड़ी की महिलाओं को बैठा दिया जाता है, स्कूल के टीचर,
पुलिस के लोग वर्दी उतार उतार कर रैली में कुर्सियां भरवाने की भाई कोशिश की जाती है, गंभीर फिर भी कुर्सी नहीं भरी बात है। जाती। जरा प्रेम शुक्ला तो जी ये जवाब क्या दीजिए। जनता का मूड दिखाई नहीं देता प्रेम शुक्ला जी इससे? वो कह रहे हैं हमारी रैलियों में इतनी भीड़ है कि वहाँ भीड़ बेकाबू हो जा रही है। आज ही की हेडलाइन मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी है, तो वो कह रहे हैं कि वहाँ तो भीड़ बेकाबू हो रही है, लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं सरकारी कर्मचारियों को बिठा रहे हैं। देखिए, भीड़ वो तो झूठ बोलने का तो कोई उत्तर ही नहीं हो सकता है। अगर ऐसा का कोई प्रमाण है तो इनको निर्वाचन आयोग जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि इसका कोई प्रमाण है नहीं तो झूठ के कोई जो है पंख तो होते नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इतने ही अनुशासित इनके लोग हैं तो आपस में गुत्थम गुत्था क्यों हो जा रहे हैं, आपस में लट्ठम लट्ठ क्यों हो जा रहा है। कांग्रेस वाले जो हैं और सपा वाले आपस में गुत्थम गुत्था क्यों हो जा रहे हैं, राजद वाले कांग्रेस वाले एक दूसरे को पीट क्यों डाल रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस वालों का झारखंड में एक दूसरे की कुटाई वाला वीडियो आपने देखा होगा। और रायबरेली में कह रहे हैं अभी दुष्यंत नागर जी कि रायबरेली से प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी लड़ रहा है। मैंने तो होटल ताज की लखनऊ स्थित, जहां आप लखनऊ में हैं, वहीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। श्रीमान अखिलेश यादव से एक पत्रकार ने प्रश्न पूछा कि क्या रायबरेली से प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं क्या, तो अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर देना मैं इसको आवश्यक नहीं समझता हूं। तो स्वयं अखिलेश यादव, जिनके कंधे पर रायबरेली में 4 जो कंधे हैं समाजवादी पार्टी के विधायकों के, 4 विधायक उनके रायबरेली में, एक भी कांग्रेस का नहीं है। रायबरेली से कांग्रेस के 4 प्रत्याशी खड़े थे विधानसभा में, चारों चौथे नंबर पे गए और 5वें की जमानत जब्त हो गई। और नामांकन में रायबरेली में सपा के ज्यादा झंडे थे, कांग्रेस के कम झंडे थे। और उसके बाद रायबरेली के जिनके कंधे पर सवार होकर श्रीमान राहुल गांधी वायनाड की पराजय के बाद रायबरेली से संसद में प्रवेश करने का मार्ग ढूंढ रहे हैं, वो उनके नाम को प्रधानमंत्री मानने को तैयार ही नहीं है। दुष्यंत नागर जी, पहले अखिलेश यादव को तो मनाइए कि प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी माने, केजरीवाल को तो मनाइए, अरे मैं बनर्जी को तो मनाइए, सीपीएम को तो मनाइए, स्टालिन को तो मनाइए, शरद पवार को तो मनाइए, चर्चा तक नहीं है, उद्धव ठाकरे को तो मनाइए, कोई मानने को तैयार ही नहीं है। आपके यहाँ क्या है, आपके यहाँ तो कोई चर्चा भी नहीं होती। आपके यहाँ तो नड्डा जी का चयन एक कमरे में बैठ के हो जाता है। उनका तो दावेदार क्लियर है ना, उनके यहाँ तो दावेदार क्लियर है दुष्यंत जी। देखिए, उनके यहाँ दावेदार क्लियर है और लोग उनके यहाँ पीएम का दावेदार क्लियर है, आपके यहाँ पर इंडिया गठबंधन में वो क्लियर नहीं है, ये सही बात है। अब मैं एक बार जरा जनता से पूछूंगी, नहीं हाँ ठीक है, बाटी जी से पूछ लीजिए, बाटी जी जल्दी से उसी पर रिएक्शन दीजिएगा, क्योंकि मुझे वो जो कह रहे हैं कि क्या रायबरेली ने पीएम चुनने के लिए वोटिंग की है आज, बताइए जरा बाटी जी, क्या रायबरेली ने पीएम चुनने के लिए वोटिंग की है? नहीं, हो सकता है प्रेम शुक्ला जी की जो इच्छा है वो पूरी हो जाए। पीएम रायबरेली से भी हो सकता है, कन्नौज से भी हो सकता है, किसी तीसरी लोकसभा से भी हो सकता है, लेकिन पीएम इंडिया गठबंधन का होगा, ये तय है। और इसमें कहीं कोई मतभेद नहीं है, कहीं कोई विवाद नहीं होगा। बहुत कन्नौज से भी हो सकता है भाई, उन्होंने अपनी इसकी चिंता करने की जरूरत शुक्ला जी को। पर भाटी जी, फिर ये वो वाला फॉर्मूला तो नहीं होगा जो 1-1 साल वाला प्रधानमंत्री कहते हैं, 1 साल कन्नौज, 1 साल रायबरेली, फिर 1 साल कोई और, ये वाला फॉर्मूला तो नहीं है। फॉर्मूले तो सुचरिता जी, ये फॉर्मूला भी इस देश में केवल भारतीय जनता पार्टी ने चलाया। उत्तर प्रदेश में जब 6-6 महीने के लिए मुख्यमंत्री चुने गए थे, ये फॉर्मूला केवल बीजेपी का फॉर्मूला है। हमारा जो प्रधानमंत्री होगा पूर्ण काल के लिए होगा, पूरे 5 साल के लिए होगा, 60 महीने के लिए होगा पूरे। अखिलेश जी 5 साल के होंगे कि बड़ी बात कह दी आपने, बड़ी बात कह दी, 5 साल के लिए होगा, उस पे नाम। अच्छा ठीक है, मैं एक बार जरा लोगों से पूछ रही हूँ, वो कह रहे रायबरेली ने क्या पीएम के लिए वोटिंग की है आज, जल्दी बताइए। आप वो कह रहे हैं रायबरेली में राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं, हाँ वो पीएम बनेंगे पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान की विचारधारा लोग उनको मानते हैं, तो पाकिस्तान के, सुन लीजिए 1 मिनट, पाकिस्तान को पीएम बनेंगे। देखिए, शासन सत्ता में आप गद्दी तो पा सकते हैं मगर बुद्धि नहीं पा सकते हैं, क्योंकि वो बुद्धिहीन है, क्योंकि उधर से वो आलू डालते हैं, दूसरी तरफ सोना निकालते हैं, तो ये तो इनके लिए पाकिस्तानियों के लिए सही है। ये बताइए। अरे विधानसभा का भी चुनाव हुआ था तो यहाँ पर भी मुख्यमंत्री का कोई दावेदार नहीं था बीजेपी में, और
जीतने के बाद जो है फिर मुख्यमंत्री बने बाबा जी। संगठन से पड़ी ना हमारे उत्तर प्रदेश में आज हो जाएगा, जीतने के बाद सब पीएम चेहरा आ जाएगा। 2014 वो कह रहे हैं भाई जीतने के बाद आ जाएगा, तो क्या हो गया, आप क्यों इतनी दिक्कत कर रहे हैं? देखिए ये बताइए 75 साल होने का नियम भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी निभाएंगे या नहीं निभाएंगे, कि अमित शाह बनेंगे या योगी आदित्यनाथ बनेंगे, ये बड़ी लड़ाई है। और सुनिए एक मिनट हमारे पास अमित शाह ने कर दिया, वो कह रहे हैं बहुत सारे ऑप्शन है। नहीं ऑप्शन नहीं, ये विपक्ष का नेता, इनका विपक्ष का नेता 1-1 साल का होगा, ये तो तय प्रधानमंत्री तो बनारस चुनेगी और एक ही पीएम रहेगा वो नरेंद्र मोदी। मैं एक बार सुनिए, जरा बड़ी खबर भी बता देती हूँ, क्योंकि आज वोटिंग है, 5वां चरण है। जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, ये जरा सुन लीजिए और फिर मैं प्रोफेसर। जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड वोटिंग, बारामूला में 54% से ज्यादा वोटिंग और लद्दाख में 67% से ज्यादा वोटिंग हुई है। तो ये रिकॉर्ड वोटिंग हुई है कश्मीर में। अब मैं इसके ऊपर जरा एक बार बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि कश्मीर में अगर रिकॉर्ड वोटिंग होती है प्रोफेसर कुमार, तो ये क्या दिखा रहा है? हम कश्मीर के वोटर पर खास तौर से नजर रखे हुए हैं। कश्मीर में वोटिंग हो रही है, लोग बड़ी संख्या में जा रहे हैं और वोट कर रहे हैं। देखिए जो कश्मीर का वोटिंग ट्रेंड है ना, वो मैं समझता हूँ हमारे देश से ज्यादा वो मैसेज एक पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए है कि देखो तुम्हारा वहां पे क्या हाल है पाकिस्तान के नीचे, और हम लोगों का भारत के साथ है, हम भारत के कश्मीर में क्या हाल है। ये मैसेज एक उनके देखने के लिए है, पाकिस्तानियों के लिए और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों के लिए, ना कि हमारे लिए। हमारे यहाँ मैं एक बात और सुचेता जी आपसे कहना चाहता हूँ, जो लोग भूल रहे हैं, लोग ये भूल रहे हैं कि हर व्यक्ति के लिए विकास का जो आयाम है वो अलग अलग होता है। जिस महिला के हाथ जलते थे, वो चिमटा वाली कहानी मत भूलिए प्रेमचंद की, कि जो लड़का अपनी दादी के लिए वो ले आया था चिमटा खरीद करके। जिस महिला के चूल्हा जलाते हुए हाथ जलते थे, अगर उसे गैस मिल जाती है तो उसके लिए बहुत बड़ा है विकास। उसको ब्यूटिशियन की दुकान या माल की शॉपिंग नहीं चाहिए। जिसको महिला को शौचालय मिल जाता है, जो सुबह 5 बजे और शाम 7 बजे के बाद जाती थी, उसके लिए विकास वो बहुत बड़ा है। उसको ब्यूटिशियन की दुकान नहीं चाहिए। और हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपने विकास का आयाम देख रहा है। मुझे एक बात बताइए, आप बहुत से युवाओं को इंटरव्यू कर रही हैं, वो 10वीं फेल भी, तो कोई मजाक थोड़ा है। दिल्ली के अंदर मैं बताऊं आपको, हजारों छात्र ऐसे हैं जो 30-30 हजार रुपए महीने इंस्टीट्यूट वालों को देते हैं आईएएस की तैयारी करने को। 30-30 हजार रुपए खर्च करते हैं पीजी हॉस्टल में रहने को। 60 हजार रुपया महीना खर्च करते हैं। कहां से आता है उनपे वो पैसा? और कहते हैं हम बेरोजगार है। जिस आदमी मैं प्रोफेसर कुमार ग्राउंड पर इसीलिए आती हूँ, जिससे कि हम चरण दर चरण लोगों के बीच से मूड जान सके, क्योंकि बहुत से लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या 400 पार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत से लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या सीटें इंडिया गठबंधन की आ रही हैं या फिर सारी बीजेपी के खाते में जा रही हैं। इसको लेकर चर्चाएं लगातार होती हैं। मैं एक बार ये भी पूछूंगी कि क्या अयोध्या का मुद्दा, क्योंकि आप पुजारी लग रहे हैं, आप बताइए मुझे बाबा, क्या अयोध्या का मुद्दा इस बार चुनाव में मुद्दा है लोगों के लिए कि मंदिर बना है? अयोध्या राम का नाम लेकर तो मोदी जी कभी चुनाव जीते ही नहीं है। उन्होंने उसका मुद्दा ही नहीं लिया। ये तो हिंदू धर्म का एक फैसला था जिसको उन्होंने कानूनी ढंग से निपटाया और हलवा की तरह निपटाया। कोई झगड़ा नहीं हुआ। ऐसा प्रधानमंत्री लोग बाद में रोएंगे जब जिन मोदी नहीं होंगे। अभी तो उनका जो है वो कर रहे हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद। यहाँ का जो मुसलमान है वो राम को मानता है, वो राम की मर्यादा को मानता है, पुरुषोत्तम राम को मानता है। और आज अगर ये आप कश्मीर की बात कर रही थी, अभी कश्मीर में जो ये वोटिंग हो रही है और इतनी प्रतिशत से वोटिंग हुई है, इसका साफ संदेश ये है कि लोग पत्थरबाज खत्म हो गए हैं, आतंकवाद खत्म हो गया है, राष्ट्रवाद। मैं आपसे सवाल मैंने पहले भी पूछा, लेकिन बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मुसलमान वोटर बीजेपी को वोट नहीं करते हैं। अब मुझे ये, आप जब बात कर रहे हैं कश्मीर की, आप बात कर रहे हैं राम मंदिर की भी, आप विकास की बात कर रहे हैं, तो जरा इसके बारे में बताइए कि क्या है जो मुसलमानों को बीजेपी से जोड़ रहे हैं? देखिए, मुसलमानों को जो गरीब कल्याण के तहत, खासकर मुसलमान गरीब है
हमेशा प्रधानमंत्री जी पसमानदा की बात किए हैं। 2014 के बाद और 2024 चल रहा है, जब उन्होंने शपथ लिया तो उन्होंने साफ साफ ये कह दिया, मैं मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप देखना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, अभी लोक सेवा आयोग का रिजल्ट आया, उसमें 51 बच्चे मुस्लिम पास हुए, IAS IPS बने। इससे पहले तो नहीं हुआ करते थे। 12 में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ बच्चे जो हैं वो 12 ही पास हुए थे, क्योंकि कांग्रेस की ये नीयत रही कि मुसलमान आगे बढ़ जाएगा तो हमारी जो वोट बैंक की राजनीति वो खत्म हो जाएगी। यही भाई दुष्यंत जी, आपकी वोट बैंक की राजनीति है, प्रधानमंत्री ने भी ये कह दिया है। ये बड़ी खबर बता दूं कि पश्चिम बंगाल में उन्होंने कहा टीएमसी कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। डूबता हुआ जहाज कह रहे हैं आपको, कांग्रेस पार्टी को और टीएमसी को, और कह रहे हैं कि डूबते जहाज पर कोई नहीं सवार होता है, क्योंकि जो सवार होता है वो डूबता है। तो ये प्रधानमंत्री ने कहा है टीएमसी और कांग्रेस के बारे में। तो दुष्यंत जी जरा सुन लिया आपने। अब इस पर तो 4 जून को बात होगी कि कौन डूब रहा है और कौन तैर कर पार हो रहा है, लेकिन जल्दी से बता दीजिए कि आप लोगों का आकलन क्या है। 4 जून को 400 पार ये निश्चित है, क्योंकि गरीब जनता का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है। कंफर्म 400 पार है। समाजवादी कांग्रेस विपक्ष का जो गठबंधन है 60 के अंदर रह जाएगा। 60 के अंदर रह जाएगा। अब की बार भाजपा 400 के पार। राहुल गांधी रायबरेली, आप बताइए। 150 सीटें भारतीय जनता पार्टी पार नहीं कर पाएगी। 150 पार नहीं कर पाएगी। ये आप इनको मैं चैलेंज कर रहा हूँ खुले मंच पे, इनको चैलेंज कर रहा हूँ कि 4 जून को 400 पार और लखनऊ बोले 5 लाख पार। चोला बदल देंगे जी। 400 पार नहीं हुई तो ये 400 पार नहीं हुआ तो चोला बदल देंगे। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ, ये सिर्फ कहना चाह रही हूँ कि जनता का एक मूड जानना जरूरी है, क्योंकि यही जनता जनार्दन है। बड़े बड़े दिग्गज जरूर वोट के लिए आज उनकी सीटों पर वोटिंग हुई, लेकिन दिग्गज असल मायने में वोटर ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।